आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। देखो तुम्हारे को एटम्स के बारे में तो पता ही होगा कि एटम्स क्या होते हैं, तो फटाफट एटम्स बताओ क्या होते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल इन नेचर दैट दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं सबसे छोटी यूनिट होते हैं जो कि एलिमेंट्स को बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तुम बोलोगे हाँ हमें पता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और उसके सराउंड में जो घूमते रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है जब इसका मॉडल बना भी नहीं था उस टाइम पर इसके मॉडल के लिए कितनी कितनी बातें हुई थी। अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन लास्ट में जाकर हमारे को एटम का मॉडल मिला। तो मिला कैसे? 9th क्लास में तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये तीनों ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प ली और मॉडल ऑफ एटम्स को तैयार किया गया। सबसे पहले जब तुम्हारे को पता है एटम, जब हमें पता भी नहीं था कि एटम होता कैसे है, उस टाइम पर इसको किसी ने प्लम पुडिंग बोला, किसी ने इसको वाटरमेलन मॉडल बोला और क्या क्या नाम पता नहीं इसको दिए गए, लेकिन लास्ट में जाकर हमारे को मिला गया। तो चलो चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं वाटरमेलन वाली कहानी क्या है। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया वो दिया मॉडल ऑफ एटम के तौर पर हमारे को मिला गया है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? दिस मॉडल प्रपोज दैट एन एटम इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब क्या कहता है? रदरफोर्ड मॉडल के पहले वाला मॉडल जो था थॉमसन मॉडल, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पॉजिटिव स्फीयर होता है कुछ इस तरीके का। ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव स्फीयर है, इसके अंदर पूरे के पूरे प्रोटॉन्स हैं। मतलब ये जो स्फीयर है ये पूरा का पूरा प्रोटॉन्स है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है। देखो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे ना तो इसके पोस्टुलेट देखते हैं। पहले पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट कहता है एन एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज्ड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, एम्बेडेड है। इसके अलावा सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर एन एटम हैज नो चार्ज एज अ होल एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी यानी नेगेटिवली चार्ज भी है। तो इस वजह से क्या होता है ना, रदरफोर्ड के पहले वाला जो मॉडल था यानी थॉमसन मॉडल था, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि इसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं जो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारा एटम है वो पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तीसरे पोस्टुलेट की जब मैं बात करता हूं तो तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स अ स्फेरिकल प्लम पुडिंग एज वेल एज वाटरमेलन. It is compared to watermelon because the red edible part of a watermelon was compared to the sphere having a positive charge and the black seed filling the watermelon on looked the similar to the electrons inside the sphere. मतलब ये क्या कह रहा है? देखो अभी इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है इसको क्यों वाटरमेलन मॉडल के साथ कंपेयर किया गया। जैसे हम देखते हैं ना वाटरमेलन का जो खाने वाला पार्ट होता है, रेड पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, वो क्या कंसिडर किया गया? वो कंसिडर किया एज पॉजिटिव चार्ज। उसको हमने कंसिडर कर लिया कि वो प्रोटॉन है, और साथ में जो उसके जो बीज होते हैं, जो उसकी ब्लैक सीड्स होते हैं, उसको हमने कंसीडर किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए हम लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है एक तरीके का वाटरमेलन जैसा रिसेंबल करता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको रिसेंबल करते हैं और इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल भी। अब हमारे को देख लिया हमने अब थॉमसन के लिमिटेशंस क्या क्या थे। अब थॉमसन ने अपना मॉडल तो दे दिया, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अब लोगों का काम क्या था, बाकी साइंटिस्ट का काम क्या था कि वो पता लगाए कि इस मॉडल में कमी क्या क्या है। तो इसकी जो कमियां निकल के आई ना वो दिखाता हूं। तो पहली लिमिटेशन जो इसकी निकल के आई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। भाई इनसे एक गलती ये हो गई कि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि कैसे हमारा जो ये पॉजिटिव स्फीयर है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। इन्होंने मॉडल दे दिया अपना, लेकिन ये कभी नहीं समझा पाए कि कैसे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रख सकता है। तो ये इसकी पहली हमारी लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? इट इज ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन एटम स्टेबिलिटी। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखो ये मॉडल था थॉमसन का, इसमें कहीं पर भी हमारे को न्यूक्लियस दिख रहा है? कहीं पर भी इसमें न्यूक्लियस है? नहीं है। तो कोई एटम स्टेबल कैसे हो सकता है अगर उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा? दूसरी लिमिटेशन हमारी ये हो गई। It was unable to explain the scattering experiment of Rutherford. अब अगला एक्सपेरिमेंट आएगा रदरफोर्ड का।
रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें देखना कि उसका एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जो हमारे थॉमसन मॉडल ने पूरा का पूरा फेल किया बताने में कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उससे कुछ भी आपस में लेना देना था ही नहीं।